चलिए कवि सम्मेलन देखिए, आप कवि सम्मेलन सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हो गए, अच्छा लग रहा है। जब राहुल बाबा अपनी माँ की नहीं सुन रहे, अखिलेश ने अपने पिताजी मुलायम सिंह की नहीं सुनी, केजरीवाल की कोई नहीं सुन रहा और मोदी जी किसी की नहीं सुन रहे, ऐसे में आप कविताएं सुन रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मंच इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें आप एक बार। आइए कवि सम्मेलन आपके, आप मेरे शब्दों के साथ यात्रा करना, क्योंकि मेरी जब शब्द सार्थक होता है, शब्दों के साथ यात्रा करना। कुछ लोग धीरे धीरे ऐसे आ रहे हैं जो कोई बारात जाने वाली है उसमें इन्हें बिठाया जाएगा। कुछ लोगों के पांव नहीं झिल पा रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, कुछ लोग वहाँ से आते हैं फिर दूर से देखते हैं। मैं उन्हें कह रहा हूँ भैया जिन्हें तलाश कर रहे हो वो आज नहीं आइए, बैठ जाओ आराम से प्यार कवि सम्मेलन से आनंद लें। और कवि सम्मेलन में जो लोग आ रहे हैं कुछ देखते आ रहे हैं धीरे धीरे, मेरे से लगता है आज के कवि सम्मेलन का, गुप्ता जी आप बैठ जाओ ना, आप रात को भी घर पे ऐसे घूमते होंगे तो घर का क्या हाल हो रहा होगा। अच्छा मैडम को बिठा के आए, हाँ ये अच्छा है। पत्नी चाहे कि उम्र कोई सी भी हो साहब, प्रेम हमेशा रहना चाहिए। और कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम जब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। तो मैं गुप्ता जी को प्रणाम करता हूँ, आपका प्रेम बना रहना चाहिए। एक बार तालियां बजा दें गुप्ता जी के लिए। आप ऐसे ही रहें, ये देश इस प्रेम से ही चलने वाला है। जिसमें प्रेम नहीं है तो कहीं का देश चला पाएगा। प्रेम सब में है, बस अलग अलग तरीके हैं अभिव्यक्त करने के लिए। आइए अभिव्यक्ति की इस दौर में मैं आज मस्ती के साथ इस कवि सम्मेलन में सोच रहा हूं कि इस कवि को पहला कवि बनाऊं। कौन रोहित शर्मा बनकर के आज बैटिंग के लिए तैयार हो जाए। हर व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे पहले मेरा नंबर आएगा, हर व्यक्ति। तो मैंने अब आप अनुमान लगाना, उठा के मीना हमने जो पूछा किधर से पहले, किधर मीना कहते हैं आप सब समझते हैं, शराब जिसमें भरी जाती है उस दारू के गिलास को कहते हैं। कई लोग कर करा के आएंगे, कुछ लोग बाद में जाके करेंगे। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। तनाव का युग है, हम तनाव बांटने नहीं आए, हम तो आपके मुस्कुराहट बांटने आए। तनाव तो आप किसी से भी कहीं पर भी ले सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। तनाव में क्या है, आप जिसे रोज नमस्कार करते हो और एक दिन उसे नमस्कार मत करो, गुजर जावे तो उसको तनाव हो जाएगा, इसे नमस्कार क्यों नहीं किया। और आप किसी को कभी नमस्कार नहीं करते हो और उसे एक दिन नमस्कार, भाई साहब नमस्कार, तो उसके तनाव उत्पन्न हो जैसे नमस्कार क्यों किया। मैं तो एक आदमी को मिला जो बोला, मैंने उससे पूछा मुंह लटकाए हुए तनाव में, अरे मैंने क्या बात है क्यों ऐसा हो रहा है। बोला है भाई साहब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब दुनिया नष्ट हो जाएगी और जो आखिरी आदमी मरेगा उसको लेकर कौन जाएगा। हालों को ऐसा तनाव हो रहा, हम तो मुस्कुराहट बांटने निकले हैं, मुस्कुराहट के जमाने में निकले। आप मुस्कान के साथ रहें, क्योंकि मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, जिंदगी का यही नाम है। तो आइए बस मस्ती के साथ रहें, मेरे शब्दों के साथ यात्रा करें। मैं भी आया था तो मुझे याद था, हम वहाँ अग्रसेन भवन में रुका हुआ था, वहाँ से साहब वहाँ एक मुर्गा देखा मैंने, एक मुर्गी आगे मुर्गा पीछे, मुर्गी आगे मुर्गा पीछे, मुर्गी आगे मुर्गा पीछे, सब टोट के कर रहा हूँ मैं भाई। मुर्गी आगे मुर्गा पीछे, मुर्गी आगे मुर्गा। इतने में क्या हुआ, एक उधर से जीप एक कार आई और मुर्गी मर गई। मैंने वो भाई साहब जोशी जी थे मेरे साथ में, वो यहाँ वो जोशी जी, मैंने कहा अरे जोशी जी यार, मैंने कहा मुर्गी मर गई यार। बोला नहीं नहीं प्रदीप जी, ये मुर्गी मरी नहीं है, ये नौहर की मुर्गी है, इसने अपनी जान दे दी पर अपनी इज्जत पे आँच नहीं आने दी। पावन भूमि को प्रणाम करते हुए आज का कवि सम्मेलन में सोच रहा हूं कि उठा के मीना हमने जो पूछा किधर से पहले, हर तरफ से आवाज आई इधर से पहले। उठा के जूता हमने जो पूछा किधर से पहले, हर तरफ से आवाज आई उधर से पहले। तो ये पहले का चक्कर बड़ा खोटा होता है। लेकिन आइए मैं पहले मैं आपको बता दूं, ये बात बता दूं, अभी मैं बात बता रहा था कि मैं बात रह जाएगी अधूरी। राधिका जी कह रही थी हम महिलाएं बहुत कोमल होती हैं, कोमल हैं कमजोर नहीं। मैंने कहा नहीं, आप ना तो कोमल हैं ना कमजोर हैं, आप दोनों ही मजबूत हैं आप। तो ये बोली कैसे, मैंने कहा हम पुरुष ज़्यादा कोमल हैं। अब मैं आपकी तरफ से वकालत कर रहा हूँ, मैंने अब साबित करता हूँ आपके बीच में पुरुष कोमल कैसे होते हैं। आप ताजुब करोगे, आपके यहाँ कोई बस आके रुकती है, उसमें सभी पुरुष बैठे हुए हैं और कोई सुंदर महिला उसमें चढ़ती है तो पुरुष इधर हो जाएंगे, मैडम इधर आ जाइए, मैडम इधर आ जाइए। आप इसका उल्टा करके दें, सारी महिलाएं बैठी, हम पुरुष चढ़े, रक्षाबंधन का दिन हो, फ्री जा रही हो सेवा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो, महिलाएं बैठी हम चढ़ें तो महिलाएं कहेंगी भाई साहब पीछे। आप इससे और देखें, आप बस में सफर कर रहे हैं और कोई महिला आपके पास बैठी हुई है, अगर आपको गलती से नींद आ जाए और आपका सिर उसके कंधे पे चला जाए, झटक के गई, क्या बदतमीजी, ढंग से बैठो,
आप इसका उल्टा करके देखो, आप बैठे हैं और किसी महिला का सिर आपके कंधे पे आ जाए, मैं सही कह रहा हूं, नौहर उतरना हो पर बीकानेर तक नहीं उतरे हम। अब बताओ हम कोमल है कि आप कोमल है? एक बार अपनी कोमलता के लिए तालियां होनी चाहिए, हमारी कोमलता बनी रहे हम है। क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि अगर नारी अगर माँ है तो आशीर्वाद लीजिए, नारी अगर बहन है तो स्नेह दीजिए, नारी अगर बीवी है तो प्रेम कीजिए, नारी बेटी है तो गर्व कीजिए, और अगर नारी अजनबी है तो उसकी सुरक्षा कीजिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए। नारी का व्यक्तित्व ऐसा, ये हंसी मजाक की बात है अपनी जगह, लेकिन आइए मैं उस पहले कवि को आपके बीच में सौंपने जा रहा हूं जो मस्ती देगा, आप सबके दिल में एकदम गुदगुदी पैदा कर देगा, और जो लिखता है हास्य की हमेशा ही एक नई कहानी, जो लिखता है हमेशा हास्य की एक नई कहानी, वो कोई और नहीं है, प्रतापगढ़ से आया है राणा राजस्थानी। जोरदार तालियां बजा दिए राणा राजस्थानी के लिए। मंच को प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, और माताओं बहनों आपको विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज मेरी कवि सम्मेलन की यात्रा पूरी आपकी जिम्मेदारी पे है साहब। मैं एक बार कवि सम्मेलन करके घर पहुंचा तो मेरे घर में 10-15 औरतें बैठ के मेरे घर में रो रही, और मेरा दिमाग खराब हो गया, और मैंने कहा यार मेरे घर में कौन निपट गया, इतनी औरतें क्यों रो रही है? तो मैंने एक भाभी जी से कहा, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो? वो बोले मेरे से मत पूछ, ये आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। फिर मैं आगे वाली के पास गया, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो? वो बोले मेरे से मत पूछ, ये आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। फिर मैं आगे वाली के पास गया, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो? वो बोले मेरे से मत पूछ, ये आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। ऐसे करते करते मैं मेरी लुगाई के पास पहुंचा, और मैंने कहा तू क्यों रो रही है? वो बोली नहीं आज घर का काम जल्दी निपट गया, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के रो लूं। कमाल है तुम्हारी पत्नी का, मौका पड़ती रोती। बहुत सारा समझ में नहीं आता माताओं बहनों, पूरे कवि सम्मेलन की यात्रा आपकी जवाबदारी पे। ये अर्जुन अल्लड़ बैठा है पीछे, इसकी पत्नी पियर चलेगी, 15-20 दिन तक आई नहीं, तो इसने 15 चक्कर लगा लिया ससुराल के, तो भी भाभी जी को भेजा नहीं। ये 16वीं बार पहुंचा, इसकी सासू को गुस्सा आया, साली को बुलाया और कहा देख बाहर बेटे जिया जी को बोल दे कि हम 3-4 दिन बाद भेज देंगे। फिर भी नहीं माने तो कहना फिर मेरी मम्मी को देवी आती है, और देवी आ गई तो आपसे मामला नहीं संभलेगा। इसकी साली आकर कह रही कि देखो जिया जी चले जाओ, 3-4 दिन में भेज देंगे, ना नहीं माने तो मेरी मम्मी को देवी आती है, और देवी आ गई तो आपसे मामला नहीं संभलेगा। ये अर्जुन अल्लड़ तो साली कह रही देखो जी चले जिया जी चले जाओ, हम 3-4 दिन बाद भेज देंगे, ना अगर नहीं माने तो फिर मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी को देवी आती है, और देवी आ गई तो आपसे मामला नहीं संभलेगा। तो भी अर्जुन जिद करने लगा, नहीं लेके जाऊंगा लेके जाऊंगा लेके जाऊंगा। तब तक इसकी सासू ही अंदर से बाल बिखेर के हे देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी। ये 15 मिनट तक देखता रहा, ये बोले हट भैरू आ गया लेके जाएगा, भैरू आ गया लेके जाएगा, भैरू आ गया। ये भैरू महाराज की ताली ढंग से बजाओ। भैरू जी महाराज की, ये बालों से तो बिल्कुल लग ही रहा था भैरू जी आ रहे हैं। नहीं बहुत सारे मामले हैं साहब, मेरी तो किस्मत इतनी खराब है, हाथी पर बैठ के जाऊं तो भी मुझे कुत्ता काट लेता है। सही प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं भाई साहब, इतनी नसीब खराब है, हाथी पर बैठ के जाऊं तो भी कुत्ता मुझे काट लेता है। पर ये बात किसी को बताऊं तो जमाना मुझे मूर्ख कहता है कि ऐसा कभी होता है, पर भाई साहब बिल्कुल होता है। मैं एक बार हाथी पर बैठ के जा रहा था, एक पागल कुत्ता हाथी के सामने आकर हाथी पर भौंक रहा था। हाथी चुपचाप देख रहा था, लेकिन अचानक हाथी को गुस्सा आया और उसने अपना संयम का बांध तोड़ दिया, कुत्ते को सूंड में उठाया और ऊपर छोड़ दिया। ऊपर आते कुत्ते को गुस्सा आया, कुत्ता मुझे देखकर मुझ पर गुर्राया, फिर उसने अपना संयम का बांध तोड़ा। भाई साहब मुझे ऐसी जगह काटा, किसी को बताने के लायक नहीं छोड़ा। बहुत बदनसीब इंसान हूं भाई साहब। मेरे गांव में 10 साल का लड़का टेंशन में आ गया कि पापा मेरी शादी करवाओ, देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। उसका बाप बोला रे तेरे को क्या जल्दी है शादी करने की? कि नहीं पापा आप तो मेरी शादी करवा दो, देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। कि उसका बाप बोला रे तेरे को क्या टेंशन है शादी करने की? अरे नहीं पापा आप तो मेरी शादी कराओ, देश के प्रधानमंत्री मोदी है। उसका बाप बोला रे तेरे को क्या जल्दी है शादी करने की? कि नहीं पापा वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो उसका बाप बोला इस बात से तेरे को क्या लेना देना? कि नहीं पापा वो कल अगर ये कह दे कि ना लुगाई लाया हूं, ताली ढंग की बजाओ यार, इतनी लंबी यात्रा हो गई। नहीं बहुत सारे मामले हैं, बहुत लोग टेंशन में आ गए कि भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। चिल्ला रहे थे बहुत लोग कि भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, भगवान श्री राम के मंदिर पर के
के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, पर लोगों को सही बात का पता ही नहीं है। सही बात का मुझे पता है, और वो सही बात ये है कि जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने ठुकरा दिया हो, उनकी क्या औकात के वो भगवान श्री राम का निमंत्रण ठुकरा। बढ़िया यार, बढ़िया 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 बात है। जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने ठुकरा दिया हो, उनकी क्या औकात के वो भगवान श्री राम का निमंत्रण ठुकरा सके, क्योंकि ऐसे शुभ अवसर पर तो वही लोग जाते हैं जिनको स्वयं भगवान श्री राम बुलाते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या औकात की उनकी जुबान हिल जाए। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगना चाहा, माँ सरस्वती जुबा पे बैठी और इंद्रासन मांग लिया। साहब वो हिंदुस्तान है। एक बार ताली बजाओ, मैं अपना काव्य पाठ अच्छी तरह से कर सकूं आप लोगों को। बहुत ये मुकेश मासूम बेटा है, ये बोला राणा कवि सम्मेलन में आना है। मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा। ये बोले कितने रुपए लेगा? अरे मैंने कहा दादा तुम मेरे बड़े आदरणीय हो, दूसरे कवि आ रहे उनसे 100 रुपए कम दे देना। ये बोले आजा। मैंने कहा क्या हुआ? ये बोले दूसरे 100 में आ रहे हैं। बहुत बड़ा है ये। एक बार प्रदीप पवार जी मेरे को दिल्ली कवि सम्मेलन ले गए, ठहरने की व्यवस्था 10वें माले पे की, उसमें कोई लिफ्ट की व्यवस्था नहीं। और मैंने कहा प्रदीप भाई साहब 10वें माले पे कैसे चढ़ेंगे? ये बोले राणा अपन 10 कवि हैं, 10 मंजिल है, एक एक कविता सब कवि सुनाएंगे, तब तक 10वें मंजिल पे चले जाएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो गई साहब, उसमें कवि हकला फंस गया। हम जैसे पहली मंजिल पे गए, हकला बोला भाई साहब मैं सुनाऊं। मैंने कहा चुप, बहुत देर लगागा तू। चौथी मंजिल पे पहुंचे, फिर अगला बोला भाई साहब मैं सुनाऊं। मैंने कहा चुप, बहुत देर लगागा तू। 8वीं मंजिल पे पहुंचे, फिर अगला बोला भाई साहब मैं सुनाऊं। मैंने कहा चुप, बहुत देर लगागा तू। 10वीं मंजिल पे पहुंचे, फिर अगला बोला भाई साहब मैंने कहा बस सुना दे। वो बोला मैं सुना नहीं रहा था, ये कह रहा था कमरे की चाबी नीचे भूल गए। बहुत अच्छा, तालियां वालियां हो जाए आपकी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बढ़िया है राणा। नहीं बहुत सारे मामले हैं, बढ़िया तो करता ही हूं मैं। एक लड़का चला गया लड़की के पास हकला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लड़की बोली मैं नहीं करती। हकला बोला कि क्यों नहीं करती? लड़की बोली तू कहने में इतना टाइम लगा रहा है। अरे गलत मत सोचो, शादी की बात करने में कितना लगाएगा, और तुम्हारा तो लखन ही मारो कहीं लागे वहीं। बहुत सारे मामले साहब। मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच के चुनाव में खड़ा किया, तो चुनाव आयोग वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे चुनाव चिन्ह गधे का दिया। अब गधे के चुनाव चिन्ह के साथ मैंने प्रचार शुरू किया। मेरे मित्र आगे आगे मेरा प्रचार कर रहे, मैं पीछे माला पहन के चल रहा। मेरा एक मित्र बोला कि अंकल जी इस बार गधे का ध्यान रखना। तभी दूसरा मित्र बोला कि अंकल जी इस बार वोट गधे को देना है। तभी तीसरा मित्र बोला कि अंकल जी इस बार हमें गधे को जिताना है। भाई साहब मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा चुनाव चिन्ह गधा है। कि मैं बढ़िया गधा हूं। बढ़िया, बहुत अच्छा भाई। तो ये बात मैंने मेरी पत्नी को बताई भाई साहब, तो उसने और ज्यादा बेइज्जती कर दी। वो बोली तुम्हारी बात में ज्यादा तर्क नहीं है, तुम्हारे चुनाव चिन्ह तुम्हारे में ज्यादा फर्क नहीं है। कविता आपने लिखी क्या? बहुत सारे मामले पड़े हैं साहब। मैं तो इतना बदनसीब इंसान हूं, लेकिन हम क्या हैं? हम क्या हैं? ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। जो अब तक नहीं हुआ वो काम हमने करके दिखा दिया। ताली एक ना बजा और बता सको इतनी ताली बजाना मैंने लग जाए कि मैंने बहुत अच्छे लोगों के बीच कविता पढ़ी है कि हम क्या हैं। ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। जो अब तक नहीं हुआ वो काम हमने करके दिखा दिया। अरे एक ऐसा लाए शेर हम गुजरात से जिसने खेल खेल में धारा 370 को हटा दिया। वाह 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 वाह, ये बढ़िया। एक ऐसा लाए शेर हम गुजरात से जिसने खेल खेल में धारा 370 को हटा दिया। अरे कुछ लोग राम मंदिर इसलिए नहीं गए कि कहीं उनके वोट ना कट जाए। कुछ लोग राम मंदिर इसलिए नहीं गए कहीं उनके वोट ना कट जाए, पर असली हिंदू होते तो जरूर जाते, चाहे उनकी गर्दन क्यों ना कट जाए। वाह 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 वाह। असली हिंदू होते तो जरूर जाते, चाहे उनकी गर्दन क्यों ना कट जाए। मैं तो बहुत बदनसीब इंसान हूं साहब, इतना बदनसीब हूं कि 2000 कोरोना में शादी की भाई साहब मैंने, और मेरी लुगाई मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती है। ही मत करो, तुम्हारी भी नहीं करती है। लठ तुम्हारे भी पड़ते हैं, सिर्फ फर्क इतना कि मैं कह रहा हूं, आप कह नहीं रहे हो।
भाई साहब मेरी लुगाई मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती, हमेशा मेरे साथ गाली गलौज और बदतमीजी करती है। एक दिन मेरे से रहा नहीं गया, मैं उसकी शिकायत करने के लिए ससुराल गया, पर जाकर जो वहां दृश्य देखा मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरी सासू जी लट से ससुर जी की कर रही थी धुलाई, और मैंने कहा तो कंपनी मिस्टेक है भाई। मैं तो ये सोचकर वापिस घर चला आया, मैंने कहा अपने तो केवल गाली गलौज से काम चल रहा, ससुर जी के ऊपर तो लट चल रहा। पर भाई साहब फिर भी मेरे से रहा नहीं गया। 10 दिन बाद वापस ससुराल गया ससुर जी से मिलने। मैंने कहा ससुर जी से अत्याचार को कब से सह रहे हो? ससुर जी बोले शादी के 2 साल बाद से। मैंने कहा उससे पहले? तो उससे पहले केवल गाली गलौज करती थी। मैंने कहा उसके बाद हाथापाई तक आई। मैंने कहा उसके बाद लठ मार तक आ गई। अरे मैंने कहा ससुर जी मतलब ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है? मैंने मन ही मन सोचा मतलब अपने भी बढ़ेगी। अरे मैंने कहा ससुर जी जब इतना खतरनाक मामला था तो आपने सासू जी की शिकायत ससुराल जाकर ससुर जी से क्यों नहीं की? ससुर जी बोले गया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि ससुर जी आईसीयू में एडमिट थे। मैंने कहा वो आईसीयू में क्यों थे? कि वो सासू जी की शिकायत करने उनके मायके गए थे, और ये बात सासू जी को पता चल गई। सासू जी को ऐसा गुस्सा चढ़ा, ससुर जी को 2 लट टिकाए कि ससुर जी को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अरे मैंने कहा ससुर जी जब इतना खतरनाक मामला था तो आपने तलाक क्यों नहीं लिया? ससुर जी बोले कोशिश की थी, पर उसने देश पर तो और मारपीट में ऐसा फंसाया कि 6 महीने जेल में रह के आया। तभी ससुर जी पलट कर बोले क्या दामाद जी आप भी कोई शिकायत लेके आए क्या? अरे मैंने कहा नहीं, अपन तो केवल आपसे मिलने आए हैं, ना कोई शिकायत लाए हैं। उस दिन से भाई साहब मैं अपनी लुगाई का हर हुक्म उठा रहा हूं। घर में रोज मार खाता हूं, फिर भी यहाँ के मुस्कुरा रहा हूं। वाह 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 वाह। घर में रोज मार खाता हूं। मेरी पत्नी कहती तुम्हारे में अक्ल नहीं है। मेरी पत्नी मुझे रोज कहती तुम्हारे में अक्ल नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। वो बोली तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी अक्ल होती तो आज तो मेरी लुगाई थोड़ी होती। 20 लाख खर्च करके इतनी बड़ी मुसीबत घर नहीं लाता। 20 लाख के ब्याज में तो इतना ने इस्तेमाल किया ब्याज का। बहुत सारी घटनाएं साहब 2020 कोरोना में मेरी शादी हुई, सच्ची घटना बता रहा हूं। लेकिन एक हिंदुस्तान का बदतमीज नेता कहता है कि मैं भारत मां की जय नहीं बोलूंगा, कि शेरनी की कोख से कभी शियार का जन्म हो नहीं सकता। अरे शेर कभी शियार की भाषा में बोल नहीं सकता, और हिंदुस्तान में रहकर जो भारत मां की जय ना बोले। अब बताना मेरे को, या एक ताली मत बजाना और लग जाएगा पूरा पांडाल हवा में हाथ उठाकर बजाना कि मैंने अच्छी बात कर दी हो, कि शेरनी की कोख से कभी शियार का जन्म हो नहीं सकता। अरे शेर कभी शियार की भाषा में बोल नहीं सकता, और हिंदुस्तान में रहकर जो भारत मां की जय ना बोले वो गंदा खून होगा किसी अंग्रेज का, किसी हिंदुस्तानी मुसलमान का हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, या क्या बात। बहुत सारे मामले पड़े हैं साहब, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। 2020 में कोरोना आया और 2020 में मैं शादी करके घर में लुगाई लाया। मानो 2 गंभीर बीमारी एक साथ मेरे घर में आई। एक थी कोरोना तो दूसरी थी लुगाई। दोनों ही बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि कोरोना जल्दी जान ले लेती है और लुगाई ऐसी बीमारी है जो रोज खून पी के लेती है। कोरोना बीमारी का वैक्सीन के रूप में इलाज है, पर लुगाई ऐसी बीमारी है जो अभी तक लाइलाज है। साहब मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरे घर वालों ने 1 लाख रुपए का पेट्रोल जलाया साहब। तब मेरी सगाई तय हुई कि 20 मार्च को बारात लेके जाना है और लोगों को शादी करके घर में लाना है। भाई साहब मजा आ गया कि 20 तारीख को बारात लेके जाना है। नहीं सच्ची घटना बता रहा हूं, कोई झूठी बात करता नहीं हूं। मेरी जिंदगी मेरी सारी अपनी पीड़ा है। ये पहले तो मेरी सगाई नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल से मेरी सगाई तय हुई कि 20 तारीख को बारात लेके जाना है, लोगों को शादी करके घर में लाना है। भाई साहब मजा आ गया, पर मेरी बदनसीबी मेरा साथ नहीं छोड़ती साहब। शादी के केवल 5 दिन रहे और 15 तारीख आई, मालूम पड़ा कि लॉकडाउन लग गया। शादी कैंसिल हो गई भाई साहब। अब 3 महीने तक दिन रात लुगाई से फोन पे व्हाट्सएप पे बातें कर बिताए। 3 महीने बाद 20 दिन के लिए लॉकडाउन खुला भाई साहब। मैं तुरंत गया और लोगों को शादी करके घर लाया। मेरे दोस्तों ने 50,000 रुपए लगाकर मेरी सुहागरात के लिए कमरा सजाया, पर जैसे ही मैं अपनी लुगाई को लेकर घर में प्रवेश करता, उससे पहले मेरी लुगाई की तबीयत खराब, सांस लेने में तकलीफ, कोरोना हो गया। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने उसको कोरोना लक्षण बताया। पूरे घर वालों की रिपोर्ट करवाई तो उसकी पॉजिटिव, हम सबकी नेगेटिव आई।
अब भाई साहब जिस कमरे में सुहागरात मननी थी उसमें उसको क्वारंटाइन किया और पूरे घर वालों की रिपोर्ट करवाई तो उसकी पॉजिटिव, हम सबकी नेगेटिव आई। अब भाई साहब मैं 8 दिन तक उसके कमरे में ऐसे झांक कर देखता जैसे कोई कुत्ता रोटी को देख रहा हो। ये अच्छा है यार, ये कुत्ते वाला शब्द अच्छा है। भाई साहब मैं कुत्ता तो मैं बन रहा हूं, मजा आपको आ रहा है? जैसा बनेगा आदमी वैसा भाई ही दिखेगा। साहब मैं 8 दिन तक उसके कमरे में ऐसे झांक कर देखता जैसे कोई कुत्ता रोटी को देख रहा हो। भाई साहब वो मुझे अंदर से देखे, मैं उसे बाहर से देखूं। भाई साहब फिर 8 दिन बाद वापिस सबकी रिपोर्ट करवाई तो उसकी रिपोर्ट आई नेगेटिव। अरे मैं खुश हो गया, मैंने कहा मजा आ गया। पर 10 मिनट बाद अपनी रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अपन पॉजिटिव। भाई साहब वो कमरे से बाहर, ये कमरे के अंदर। अब भाई साहब फिर 8 दिन बाद वापिस सबकी रिपोर्ट करवाई तो इस बार सबकी नेगेटिव आई। पर मेरे बदनसीबी के बादल फिर भी मेरे ऊपर छा गए। रिपोर्ट आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि ससुराल वाले लेने आ गए। ये अच्छा हुआ यार। बोले अभी के भी ले जाएंगे, इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। मैंने कहा फिर मेरा मुहूर्त। भाई साहब अब मेरी लुगाई मैंने कहा फिर मेरा मुहूर्त, तो वो बोले नहीं अभी के भी ले जाएंगे। मैंने कहा मेरा मुहूर्त, तो बोले 5 दिन बाद आना और बलि वापिस ले जाना। भाई साहब मेरी लुगाई मेरी नजरों के सामने जा रही थी। अब मेरे पे क्या बीत रही होगी। अपन दुकानदार से रसगुल्ले का डिब्बा लाए, उसमें से एक भी नहीं खाए और दुकानदार अपनी नजरों के सामने से ले जाए। भाई साहब 5 दिन एक एक पल पल उंगली पे गिन गिन के बिताया और 5वें दिन जैसे ही उसको लेने जाना था गाड़ी में डीजल भरवा के तैयार, और जैसे मैं निकलने वाला था कि फिर टीवी पर न्यूज आई कि आज से संपूर्ण लॉकडाउन। भाई भाई साहब 4 महीने और दिन रात लुगाई से फोन पे व्हाट्सएप पे बातें करके थक गया। फिर मेरे से रहा नहीं गया, पुलिस के लठ खा के भी ससुराल गया। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है भाई साहब कि लुगाई को जिंदगी में पहला किस किया, वो भी सैनिटाइजर से कुल्ला करके किया। बहुत सारी घटना है, लेकिन मैं राजस्थान की धरती पर खड़ा हूं। एक ऐसी कविता आपके बीच रखकर चला जाना चाहता हूं, आप इनको भूल जाए। क्या कमाल है, क्या यार साहित्य है आपका। नहीं बहुत सारी बातें हैं ना, ये तो सच्ची घटनाओं से हाँ, कर रहा हूं। एक पन्ना दाई हुई है माँ हमारे यहाँ पे, मैं बस एक बेटी की रचना आपको सुनाकर इसका समापन करूंगा। एक बार ताली बजाकर आदेशित करेंगे मैं कविता सुनाऊं। स्वागत स्वागत। मैडम पीलीमंगा आया था मैं आज से 12-13 साल पहले, वो उपाध्याय जी के उसमें 12 साल हो गए। आप एक कविता वो सुन के जाइए, मैं बेटी की कविता सुना। नहीं नहीं, इनके कोई जाना है जरूरी। ठीक है मैडम, जानो तुम घर चल जाना इनकी बेटी कविता सुनाने। राजस्थान की एक माँ हुई ऐसा पन्ना धाई जिसने अपने बेटे को मौत की सैया पे सुला दिया और उदय सिंह को बचा लिया। बस मैं इस कविता की, बड़े कवि ने कहा है कि गम की चोटे जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। कि पूछ रहा हूं मां पन्ना तुझसे, तू कैसी मेरी माई थी। चंदन ने अपनी मां से प्रश्न किया होगा तो पन्ना दाई ने उसका क्या उत्तर दिया होगा कि पूछ रहा हूं मां पन्ना तुझसे, तू कैसी मेरी माई थी। अरे जिसके दिल में दया न मां, तू किस माता की जाई थी। कि स्वामी भक्ति तो याद रही तुझे, पर खून को क्यों बुला दिया। अरे जिस पल्ले में मौत खड़ी थी, मां उसमें मुझको क्यों सुला दिया। वाह वाह वाह। जिस पल्ले में वाह, मौत वाह। खड़ी थी, माँ उसमें मुझको क्यों सुला दिया। अरे जन्म तो माँ तूने मुझको दिया, पर माँ मुझसे जीने का वो अधिकार क्यों छीन लिया। अरे इतना तो बता देती माँ मुझको कि मैंने तेरा गुनाह क्या किया, जिसकी तूने मुझको इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई। कि शीश कटा जब मेरा, पर तेरी आंख में से आंसू की बूंद तक नहीं आई। पूछता हूं माँ मैं तुझसे कि माँ होकर ये पत्थर का दिल कहां से लाई। सुनकर पन्ना बोली, बेटा जो तूने बात कही है वो बिल्कुल सही है, पर मैं क्या करती। अरे प्रश्न ही तो सामने मेरे कैसा खड़ा था। अरे एक तरफ थी कोक मेरी, एक तरफ पूरा मेवाड़ खड़ा था। एक तरफ थी कोक मेरी, एक तरफ मेवाड़ खड़ा था। वाह वाह। एक तरफ थी कोक मेरी, एक तरफ पूरा मेवाड़ खड़ा था। अरे जब तोल के देखा मैंने दिल में, तो मुझ पर दूध से ज्यादा नमक का कर्ज भारी था। तब सोचा बेटा मैंने कि खून जलाकर भी अपना उस दीपक में मेवाड़ के दीपक को बचाना जरूरी था। वाह 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 वाह। अरे बेटा पत्थर दिल तो तूने मुझको कह दिया, पर उस बात पर तूने थोड़ा विचार नहीं किया कि ममता की भावनाओं में बहकर आंसू की एक बूंद में तुझ पर बहा देती, तो मेरी एक आंसू की बूंद बेटा तेरे साथ उदय सिंह का सर भी कटा देती। और जिस दीपक को जलाने के लिए मैंने अपने घर के दीपक को बुझाया,
मेरी एक छोटी सी गलती बेटा दोनों दीपक को बुझा देती तो ये पन्ना आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। हाँ, अरे बेटा मैं तेरी गुनहगार हूं, अरे बेटा मैं तेरी गुनहगार हूं, अब जो भी सजा दे सहने को तैयार हूं। तभी हाथ जोड़कर चंदन बोला, मां सजा नहीं अपने बेटे को माफ कर देना, और हो सके तो इतना जरूर आशीर्वाद देना कि जब भी दोबारा जन्म लेकर इस धरती पर आऊं तो मां तेरी कोख से जन्म पाऊं, मां चाहे हजार हजार बार क्यों ना और वाह कर वाह जाऊं। वाह वाह वाह। एक बेटी की कविता आपके बीच रखना चाहता हूं साहब, अच्छा, सुनना चाहते हैं आप? हाँ स्वागत, आप सुनो। मेरे पास हास्य के लिए पूरी रात 1 घंटे का काम, 2 घंटे जितना भी असम, लेकिन मैं यहां से चला जाऊं, मेरी कविता है, मेरी माता है, बहन है, बेटी है। मैं कविता मैं हो सकता है मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान के किसी कवि ने इस विषय को नहीं लिखा, मैंने अपने शहर की सच्ची घटना लिखी है साहब। मेरे साथ यात्रा करना मेरी माता बहनों से। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका, स्वागत। बड़े कवि ने कहा है कि घुटने घुटने चलना बेटी, खड़ी मत हो जाना तुम, घुटने घुटने चलना बेटी, खड़ी मत हो जाना तुम, छोटी अच्छी लगती हो बड़ी मत हो जाना तुम, छोटी अच्छी लगती हो बड़ी मत हो जाना तुम। माँ बाप के लिए बेटी क्या होती है साहब, कि जब बेटी ने घर में जन्म लिया, माता पिता ने उसे लक्ष्मी का रूप दिया, कि साक्षात लक्ष्मी अवतार लेकर घर में आई। बेटी के जन्म पर माता पिता ने खूब खुशियां मनाई, बेटी को पढ़ाया लिखाया, बेटे से भी ज्यादा बेटी पर प्यार दिखाया। किसी भी चीज की कमी पिता ने कभी बेटी को महसूस होने नहीं दी, पल भर के लिए बेटी की आंखों कभी नम होने नहीं दी। यूं मानो बेटी थी पिता की धड़कन, बेटी में थी पिता की जान। देखते ही देखते बेटी हो गई जवान, जैसे हुई बेटी जवान, माता पिता को उसके विवाह के सपने आने लगे। माता पिता बेटी के विवाह के सपने सजाने लगे। पिता सोच रहा था धूमधाम से बेटी का विवाह रचाऊंगा, सारी जिंदगी की कमाई बेटी के विवाह में लगाऊंगा, किसी भी चीज की कमी रहने नहीं दूंगा, सर से लगाकर पांव तक बेटी को गहनों से सजा दूंगा। माँ सोच रही थी जब यह मंगल घड़ी आएगी मैं भी सर पे कलश उठाकर लाऊंगी, खूब नाचूंगी गाऊंगी, हल्दी लगाऊंगी बेटी को, चांद सा मेरी बेटी को सजाऊंगी। पिता सोच रहा था जब बारात आएगी मेरे द्वार, करूंगा सब बारातियों का स्वागत, पहनाऊंगा समधी जी को पगड़ी और हार। माँ सोच रही थी मैं भी दामाद जी को बधाने जाऊंगी, सर पे कलश उठाकर ले जाऊंगी, 1-2 बार दामाद को छकाऊंगी, फिर आरती उतार दामाद की, दामाद को घर में लाऊंगी। जैसे ही बेटी के साथ फिर ले जाएंगे हम बेटी का कन्यादान कर सबसे बड़ा पुण्य कमाएंगे। पर बस दुख तो इस बात का है कि हम बेटी को विदा ही नहीं दे पाएंगे। अरे जिस बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया, जिस बेटी को पल भर के लिए नजरों से दूर कैसे होने नहीं दिया, उस बेटी को अपने से दूर कैसे कर पाएंगे? यही प्रश्न माता पिता के दिल में चल रहा था। यूं मानो सपनों ही सपनों में बेटी का विदाई का दौर चल रहा था। माँ भी रो रही थी, पिता भी बाहों में भरकर बेटी को रो रहा था। जैसे ही बेटी चलकर गाड़ी में बैठने लगी तो माँ जोर से चिल्लाई। अरे चीखते ही माँ सपनों की दुनिया से जाग गई, और माँ की आंख खुली तो माँ को पता चला कि जिस बेटी के लिए वो इतने बड़े सपने सजा रही थी वह बेटी किसी आशिक के साथ भाग गई। जिस बेटी के लिए वो इतने बड़े सपने सजा रही थी वह बेटी किसी आशिक के साथ भाग गई। इस सदमे को कमजोर दिल का पिता बिल्कुल सह नहीं पाया। सुनते पिता को टेक आया, अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे समाज में सर उठाकर चल पाऊंगा, कैसे इन दुनिया वालों से नजरें मिलाऊंगा, कैसे इन लोगों के तानों से बच पाऊंगा। यह सोचकर पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अरे जिस बेटी को जिस पिता ने जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसी बेटी की एक गलती ने पिता को जीते जी मार दिया। विधवा हो गई माँ, विधवा हो गई माँ, वो भी सदमे को भुला नहीं पाई। अरे दिन रात रोती माँ, रात रात भर सो नहीं पाई। अरे खुशियां तो मानो माँ की मुआ से कोसों दूर हो गई। बेटी और पति के गम में माँ भी एक दिन पागल हो गई। अब बचा केवल छोटा सा भाई। भाई बोला बहन नहीं थी वो एक कसाई, अरे जो खुशहाली से भरे परिवार में आग लगा गई। अरे कल तक था मेरे ऊपर माता पिता का आशीर्वाद, आज मुझे अनाथ सा बना गई। भाई ने भी माँ का खूब इलाज करवाया, सारा पैसा माँ की इलाज में लगाया, पर दुर्भाग्य था उस बेटे का कि माँ का दिमाग सही नहीं हो पाया। अब ना तो भाई के पास पैसा, ना उसके पास काम। अरे भटकता रहा काम के लिए वो सुबह वो शाम, पर कहीं पर भी उसको काम नहीं मिल पाया। अरे बदनसीब था वो बेटा जो माँ के लिए 2 वक्त का रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पाया। बदनसीब था वो बेटा जो माँ के लिए 2 वक्त का रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पाया। तभी हर तरह से परेशान होकर भाई भी एक दिन ऐसा कदम उठा गया, चलती ट्रेन के आगे कूदकर छोटा भाई भी अपनी जान दे गया।
तभी तभी हर तरह से परेशान होकर भाई भी एक दिन ऐसा कदम उठा गया, चलती ट्रेन के आगे कूद कर छोटा भाई भी अपनी जान दे गया। लेकिन उसकी जेब में मिला पत्र सभी बहन बेटियों के लिए एक संदेश दे गया कि मेरी प्यारी प्यारी बहना, इस मरते हुए भाई का तुम सबसे बस इतना के कहना, और रख सको तो इस राखी की धागे की लाज रख लेना, और हो सके तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, और ऐसा कदम कभी उठा मत लेना कि सर उठाकर चलने वाला पिता शर्म से मर जाए, माँ बेटी और पति के गम में पागल होकर दर दर की ठोकरें खाए, और भाई दुनिया और बेरोजगारी से परेशान होकर रेल की पटरियों पे जाके कट जाए। भाई दुनिया और बेरोजगारी से परेशान होकर रेल की पटरियों पे जाके कट जाए। अरे जिस भी बेटी द्वारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, अरे जिस भी बेटी द्वारा ऐसा कदम उठाया जाएगा, उस बेटी को माँ बाप और भाई तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। वाह 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 वाह, अच्छी बात, चिंतन की बात। जिस भी बेटी द्वारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, उस बेटी को माँ बाप और भाई तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी बहनों को भी अपने माता पिता को सर को झुकने मत देना, दाग उनके ऊपर कोई लगने मत देना। अरे बेटियां अगर माता पिता के सपनों को अगर तोड़ जाएगी, तो फिर कोई भी माँ फिर बेटी को जन्म देने की हिम्मत नहीं कर पाएगी।